नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रगिरी जैन मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। आचार्य विद्यासागर महाराज के चरणों में नवाया शीश। महादेव ऐप मामले पर बयानबाजी हुई तेज। बिहार में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सीएम नीतीश को पहले दिखाया लालू का डर, फिर बोले जनादेश लेकर पलट जाएंगे। इंडिया गठबंधन में भर नहीं पाएगी दरार। ममता सरकार पर खूब बरसे सीताराम येचुरी। बोले भाजपा को हटाना उद्देश्य, ममता से जुड़ना नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भरोसे का घोषणा पत्र जारी। किसानों का कर्जा माफ, मुफ्त इलाज और गरीबों से आवास का भी वादा। आतंकवाद पर भारत सख्त। एस जयशंकर ने इजरायली समकक्ष से बातचीत में 2 स्टेट समाधान पर दिया जोर। कोहेन ने की भारत की जमकर तारीफ। सबसे पहली खबर में बात पीएम नरेंद्र मोदी और महादेव ऐप मामले पर मचे घमासान की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनांदगांव के डोंगरगढ़ का दौरा किया। डोंगरगढ़ पहुंचने के बाद वह जैन तीर्थ स्थल चंद्रगिरी जैन मंदिर पहुंचे और मंदिर में उन्होंने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज से मुलाकात की। इससे पहले पीएम ने मां बलमेश्वरी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना भी की। वहीं दुर्ग में पीएम मोदी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया था और महादेव ऐप मामले को लेकर भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था, जिस पर अब भूपेश बघेल ने पलटवार किया है और कहा है कि महादेव ऐप से भाजपा नेताओं का संबंध है। महादेव ऐप से जुड़े लोगों पर हमने कार्रवाई की है। इस मामले पर अब बीजेपी खुद फंसी है। क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल? देखिए, भूपेश बघेल के लिए कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, क्योंकि साक्ष्य और सबूत उनके पूरी तरीके से खिलाफ है। जो लोग पैसे लेकर के आए, जो लोग पकड़े गए, उनके फोन से, उनके ईमेल से ये साफ साफ महादेव ऐप चलाने वाले जो सरगना हैं, वो 500 से ज्यादा करोड़ रुपए बघेल साहब को ट्रांसफर किए हैं। ये ईडी के आधिकारिक बयान है। तो खैर ये कार्रवाई चलती रहेगी। 7 तारीख को पोलिंग होना है पहले चरण का। आज आखिरी दिन था। प्रधानमंत्री मोदी ने कमाल किया। वो जिस तरीके से अपने कैंपेन के जरिए लोगों के अंदर भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की जो भावना वो जागृत करते हैं, वो कमाल की चीज है। अब आप देखिए, हर तरफ ये घोषणा वो घोषणा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज का दिन, हालांकि वो रैलियां भी की और बाकायदा अटैक भी किया, लेकिन कुछ स्पेशल काम जो आखिरी मोमेंट पे करते हैं वो बड़ा मजेदार होता है। छत्तीसगढ़ का चुनाव बड़ा टच एंड गो हो गया है। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस पार्टी बड़े आसानी से वहां पे चुनाव जीतने की पोजीशन में थी, लेकिन लगातार ये जो घटनाएं भ्रष्टाचार के जो उजागर हुए हैं, उससे मामला टच एंड गो का हो गया है। ये चुनाव किसी के भी पाले जा सकता है। अगली खबर में बात बिहार में अमित शाह के हुंकार की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1 दिवसीय दौरे पर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डा मैदान में सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह बिहार की महागठबंधन सरकार पर खूब गरजे। अमित शाह ने कहा कि इंडी अलायंस का एक ही एजेंडा है, पीएम मोदी को विरोध करना। भ्रष्टाचार करने वालों के साथ नीतीश कुमार सत्ता का राज भोग रहे हैं। आज लालू की गोद में बैठे हुए हैं। तय आपको करना है कि 2G घोटाला करने वाले इंडी अलायंस चाहिए या 5G देने वाला मोदी सरकार। इस दौरान पहले तो अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद से आगाह किया, फिर उन्हें जनादेश लेकर पलटने वाला अविश्वसनीय नेता करार दिया। क्या लग रहा है, 2G या 5G? देखिए, अमित शाह बिहार गए, 5 जिलों से लोग वहां आए। जो बताया, जो हमारी जानकारी मिल रही थी कि शिवहर से काफी संख्या में लोग वहां पे पहुंचे। क्या हो रहा है बिहार में? अचानक से बिहार जाने का फैसला क्यों हुआ? ये जो 5 सीटें हैं वो एनडीए के पास है। किस तरीके से अपने इस इलाके के ऊपर अपना वर्चस्व, अपने ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से
और जो कुछ भी बदलाव, नए चेहरे को मौका देने का जो फैसला पार्टी आगे करने वाली है, उसको वो लिटमस टेस्ट इसको कहते हैं। कौन क्या कहां कर रहा है, किसे टिकट देना है, किसको काटना है, कौन नए लीडर उभरे हैं, तमाम तरह की चीजें। बिहार में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी अमित शाह को देखिए वहां पर रैली कर रहे हैं, और ये लगातार इस तरह की प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी। और वहां जाते ही उन्होंने क्या कहा, और जो तालियां बजी नीतीश कुमार को पलटू राम कि इन्होंने जनादेश का ये वोट, ये नीतीश कुमार की आदत हो गई है। वोट ये दूसरे के नाम पे मांगेंगे, सत्ता पे काबिज हो जाएंगे, और उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग वाला जो राजनीति है उस पे वो मास्टरी उन्होंने हासिल कर ली है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की जनता चीख चीख के कह रही है कि बार बार इस तरह से धोखे मत खाना। जनता यही कह रही है कि बीजेपी अकेले लड़े तो ज़्यादा फायदेमंद होगा बीजेपी के लिए। नीतीश कुमार के साथ तो वो जो भी जाएगा, तो वो कहते हैं कि जब नाव बड़ा डूबता है तो आसपास जो डेंगी होती, छोटे छोटे नाव जो होते वो भी सक्ड इन हो जाती है, वो भी चली जाती है पानी के अंदर। तो नीतीश कुमार वैसा ही डूबता हुआ जहाज है, और यही अमित शाह ने आज अपने समर्थकों को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगाह किया। अब बात कर लेते हैं इंडी गठबंधन में फूट की। भाजपा को शक्सियत देने के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन इंडिया में अभी से एकता की कमी दिखाई दे रही है। एक तरफ ये पार्टियां लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात करती हैं, तो दूसरी तरफ राज्यों में आपस में ही खींचतान लगी हुई है। सीपीआई-एम के महासचिव सीताराम येचुरी ने भी साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर वे विपक्षी दलों के साथ रहेंगे, लेकिन बात जब पश्चिम बंगाल की आएगी तो टीएमसी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो सकता। वहीं येचुरी के इनकार के बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडी अलायंस के कांग्रेस समेत तीनों दलों के लिए राज्य में साझा जमीन तलाशना मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा अगले साल होने वाले चुनाव में सीपीआई-एम के साथ अपना गठबंधन तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। मोदी को हराना है, लेकिन आपस में ही नहीं बन पा रहा। देखिए, कैपिटल टीवी के दर्शकों को हमने करीब 20 दिन पहले बताया था कि एक सीक्रेट मीटिंग हुई है वामपंथियों की, वाम मोर्चा की। 6-7 जो वामपंथी पार्टियां हैं उनकी एक सीक्रेट मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था कि हमें कोई प्री पोल अलायंस नहीं करना। और ये बात हमने कम से कम 7-8 वीडियोस में, जब भी इस तरह की खबर आई है उसमें हमने बताया। आज पहली बार येचुरी साहब सामने आए, उस दिन जो मीटिंग में, सीक्रेट मीटिंग में जो फैसला हुआ था उसको सार्वजनिक किया कि भाई हमें हराना है किसको, मोदी को, लेकिन इसके लिए हम ममता बनर्जी के साथ हाथ नहीं मिला सकते, हम कांग्रेस पार्टी के साथ भी हाथ नहीं मिला सकते। अब आप इस चीज को समझिए, ये 28 पार्टीज की ये डॉटेड अलायंस जो बन रहा था, ये अलायंस तो अभी बीच में ही टूट फूट के खत्म। अब 6-6 पार्टियां अलग हो गई। वो ये करिए ना कांग्रेस के साथ जाएंगे ना टीएमसी के साथ जाएंगे। केरल में हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे और बंगाल में हम टीएमसी के खिलाफ जाएंगे। तो कहां है गठबंधन, कहां है अलायंस? तो ये जो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित आज नए पैदा हो गए हैं इस देश में, वो जो बल्ले बल्ले कर रहे थे, भांगड़ा डांस कर रहे थे, उनके लिए आज बहुत बड़ा सदमे का दिन है। इस खबर में बात कांग्रेस के लुभावने वादे की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम भरोसे का घोषणा पत्र रख दिया है। इसी के साथ जनता को लुभाने के लिए कई बड़े वादे किए गए हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। इस बार राज्य की जनता के लिए कांग्रेस जो वादे लेकर आई है उसमें मुफ्त बिजली, धान खरीदी को लेकर बड़ा फैसला और तेंदुपत्ता कारोबारियों के लिए भी बड़ा वादा शामिल है। इस दौरान पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सीएम बघेल ने कहा कि वो नाम लेकर बीजेपी की गारंटियां पेश कर रहे हैं। हमारे घोषणा से बीजेपी घबरा गई है, उनके गारंटी पर कौन भरोसा करेगा? जुमलेबाज के बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्या लगता है ये जुमलेबाज कर रहे हो? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी दिल्ली में कुछ और कहती है, इसके जो भाड़े के पत्रकार हैं वो कुछ और कहते हैं, मीम्स कुछ और बनता है, सोशल मीडिया पे कुछ और होता है, घोषणा पत्र आता है तो कुछ और हो जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की घोषणा की कि गरीबों को अनाज दिया जाएगा, 2-2 हजार को बढ़ा करके 8 हजार कर दिया गया। तो वो जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो अनाज दिया जा रहा है, तो यहां पे बैठे बैठे कांग्रेसी दलालों का पूरा जो गैंग है, इकोसिस्टम, वो कहते हैं कि इसका मतलब तो ये है कि देश में गरीबों के पास कुछ नहीं जा रहा। आप इतने लोग खुद खाना नहीं खा सकते, आप उनको अनाज देते हो, इसका मतलब है देश में कुछ हुआ ही नहीं, विकास ही नहीं हुआ, गरीबी बढ़ गई है, इसलिए तो आप खाना दे रहे हो। तो ये लॉजिक आप समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी क्या लॉजिक देती है। और अब चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो, इनके अब वादों को जरा देख लीजिए। तुम क्या कर रहे हो भाई? और ये कह रहे हैं कि भाई हम जो कहते हैं वादा पूरा करते हैं। कौन सा वादा पूरा किया? वो तो पब्लिक गलेबल है। वो तो बघेल साहब ने मीडिया को मुंह में नोटों का गड्डी बंडल ठूस ठूस के ऐसा कर दिया कि सारे लोग जो है बघेल साहब के पूरे फैन नजर आ रहे हैं, सारे पत्रकार और टीवी चैनल वाले। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अगर ये 508 करोड़ रुपए योगी आदित्यनाथ के पास जा रहा हो, इस तरह का कोई इकबालिया बयान नोटों को पहाड़ के साथ पकड़ा हुआ आरोपी कह दिया होता, तो योगी आदित्यनाथ की चमड़ी उधेड़ दी होती ये पत्रकारों ने। ये खबर चल रही है कहीं पे? नहीं। क्यों? ये दलाली का खेल ऐसा है। अब कोई पूछा बघेल से या राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस इतना करता, कोई पूछता है कि पिछली बार, इस बार मैं देख रहा था कि बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए महीने। अच्छा, पिछली बार भी आपने ये घोषणा की थी, पिछली बार अमाउंट था 6,000 रुपया, और ये कहा था राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिनों के अंदर अगर बेरोजगारों को अगर ये फैसला नहीं लेते हैं तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, यही कहा था ना। तो अब ये बताओ फेंकू कौन है, जुमलेबाज कौन है, और कौन झूठे वादे करता है। और अब आखिरी खबर में बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की। इजराइल और हमास युद्ध के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन से बातचीत की। इस दौरान कोहेन ने इजराइल को लेकर भारत के स्टैंड की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम ऐसे आतंकी संगठन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं जो ISIS से भी बदतर है। एली कोहेन ने कहा कि इजराइल और हमास आतंकी संगठन के खिलाफ युद्ध में आपके समर्थन के लिए जयशंकर आपका धन्यवाद। यह संपूर्ण लोकतांत्रिक विश्व का एक घृणित आतंकी संगठन के खिलाफ युद्ध है। बता दें कि दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि गाजा में चल रही स्थिति का सामना कैसे किया जाए और दोनों तरफ से शांति और स्थिरता को एक बार फिर से कैसे बहाल किया जाए। देखिए, भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा है और खड़ा होना भी चाहिए। यह मत भूलिए कि जब कभी भी हिंदुस्तान के ऊपर कोई आपदा होता है, तब तब इजराइल हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता है। सोनिया गांधी आर्टिकल लिख रही है, प्रियंका वाड्रा आज खबर आई है, इजराइल के खिलाफ पोजीशन ले रही है। मैंने इतने नाशुक्रे लोग हों, मुझे तो समझ में नहीं आता। किसी जमाने में, अभी वायसार नहीं रहे, उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, दोनों परिवारों के बीच जो है झगड़ा हो गया, लेकिन सोनिया गांधी के बड़े चहेते मुख्यमंत्री हुआ करते थे वायसार, कहां? आंध्र प्रदेश के। हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हुआ, 4 दिनों तक हेलीकॉप्टर ढूंढता रहा, कुछ पता नहीं चला, लेकिन इजरायलियों ने ढूंढ के निकाल के दिया। यह कारगिल युद्ध हम जीत पाते क्या अगर इजराइल ने मदद नहीं की होती? अभी जो घुसपैठिए नहीं आ पा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, बॉर्डर में किसका सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है? तो आप दोस्त और दुश्मन को पहचानने में अगर आपने गलती की तो वो व्यक्ति बड़ा जीवन में पछताता है। आप किसके साथ खड़े हो? बमबाजों के साथ, आतंकवादियों के साथ, टेररिस्टों के साथ। तो भारत की जो सरकार है, पहली बार भारत के नेशनल इंटरेस्ट में इस तरह का बड़ा कदम उठाई है। अब आप देखिए,
ये भी नहीं कि हमने अपने उस पोजीशन को खत्म कर दिया है। हम इजराइल के साथ दोस्ती भी कर रहे हैं। आतंकवाद से निपटने में इजराइल की जो मदद होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भाई फिलिस्तीन का भी अधिकार है। लेकिन ये जो हिंदुस्तान का विपक्ष है वो फिलिस्तीन के नाम पे यह हमास के लिए बैटिंग कर रहा है। ठीक वैसे ही कि कश्मीर में लोगों के अधिकार के लिए ये दलाल पत्रकार, ये बड़े बड़े लोग क्या कहते थे, ये बुरहान वानी को मारना नहीं चाहिए था, छोटा बच्चा था, टीचर का। आप आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाओगे। तो ये फर्क है। हिंदुस्तान जिस तरह का रोल इस पूरे जंग में अदा कर रहा है, काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।